हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं और यह प्रश्न पत्र केवल यूपी टीजीटी ही नहीं बल्कि यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी और जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, यहाँ तक कि जेएनयू, बीएचयू के जो एंट्रेंसेज होने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे अंत तक देखिए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न पत्र आपको सरल लगा कि कठिन लगा, क्योंकि कई बार प्रतियोगी छात्र अक्सर सवाल पूछते हैं कि कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है, कट ऑफ हाई जाएगी कि लो जाएगी। तो ये प्रश्न पत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो हम जब प्रश्न पत्र हल करेंगे तो देखेंगे कि ये सरल प्रश्न पत्र था कि कठिन प्रश्न पत्र था। इसको भी आप कमेंट्स कर बताइएगा। ये जो प्रश्न पत्र मैंने लिया है एकदम मूल प्रश्न पत्र है और आप देख रहे हैं कि मुहर भी लगी है। बुकलेट सीरीज ए है और सब्जेक्ट हिंदी और यूपी टीजीटी का है। तो इसमें पहले प्रश्न पर हम बात करें तो पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की मशहूर रचना रही है, जिसने अपने प्रकाशन के रातों रात एकदम धमाल मचा कर रख दिया था और कई प्रतियां इसकी बाज़ार में बिकीं और लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गईं और इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि भी दे दी। तो भारत भारती एक तरीके से स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख रचना रही है। उस समय के जो युवा थे उनको जोश में लाने के लिए और जागरूक करने में इसकी अहम भूमिका रही है। तो ऑप्शन दिया है 1912, 1914, 1916, 1918। तो इसका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो 1912 ईस्वी है। इसमें एक और वर्ष दिया है जो 1914 है, क्योंकि पढ़ते समय हमारे दिमाग में तुरंत अन्य विकल्प पे भी दिमाग जाना चाहिए। 1914 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम था प्रिय प्रवास। उसके लेखक थे हरिऔध। तो जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो इस तरीके से अपने दिमाग को चारों तरफ से उसको सोचने के लिए फ्री रखें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन में दिया ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर कृत रचना है, यह आदिकाल की एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो ऑप्शंस में रचनाएं दी गई हैं, कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचना है, चर्यापद शबरपा जो कि सिद्ध कवि थे उनकी रचना है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। तो इन रचनाओं का नाम भी आप ध्यान में रखें और बाकी इस प्रश्न का जो जवाब है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 घोटक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। अब यहाँ पर तद्भव रूप पूछा है तो ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके अंतर्गत तद्भव, तत्सम, संधि, समास ये सब आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शंस दिया है ए है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। तो तद्भव क्या होगा, इसका घोड़ा हो गया। और बाकी जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब इसके पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिए कि इस ऑप्शन के बहाने आपको घोड़ा के पर्यायवाची शब्द भी तैयार हो जाएंगे। है माने घोड़ा होता है, अश्व माने भी घोड़ा होता है और तुरंग मीन्स भी घोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर तद्भव रूप पूछा है तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 उपजाऊ का विलोम है। अब यहाँ पर विलोम से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन दिया है सिंचित, बी खाद, सी ऊसर, डी बंजर। तो उपजाऊ का विलोम क्या होगा। जब आप व्याकरण की किताबों को देखेंगे तो कई किताबों में ऊसर भी दिया हुआ है और बंजर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हम डी को मान रहे हैं, बंजर। उपजाऊ मतलब जहाँ पर फसल अच्छी मात्रा में होती है उपजाऊ कहा जाता है, जो जहाँ पर फसल अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। और बंजर जहाँ पर कुछ नहीं, घास फूस होता है और कांटा इत्यादि रहते हैं, तो बंजर भूमि के अंतर्गत आ जाता है। ऊसर जो कि उपजाऊ भूमि का एक छोटा सा अंश होता है, जहाँ पर थोड़ा मोड़ा जरूर फसल उगती हैं लेकिन वो उतनी हृष्ट पुष्ट नहीं होती हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। इस प्रश्न को लेकर जो उस समय के प्रतियोगी छात्र थे इसको कोर्ट में लेकर गए हुए थे, तो ये विवादित था। तो आयोग ने क्या किया कि ऊसर और बंजर दोनों को ऑप्शंस में रख दिया था, ठीक है।
तो अगर बंजर नहीं रहे तो उसका आंसर जो होगा वो ऊसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर, ये हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आ गया है और ख़ासतौर से जो ध्वनियाँ से संबंधित प्रश्न होते हैं, स्वर व्यंजन, उसके अंतर्गत है। ऑप्शंस दिया है ए य, बी म, सी र, डी ल। तो इसमें अर्धस्वर के अंतर्गत 2 वर्ण हमेशा आते हैं, एक तो यह आता है, दूसरा व। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। बाकियों का भी हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं और किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो म है ये अनुस्वार के अंतर्गत आता है। र जो है इसको लुंठित कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइए, लुंठित। और ल को पार्श्विक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लुंठित, निम्नलिखित में से लुंठित कौन सा है या फिर पार्श्विक कौन सा है, तो आपका आंसर लुंठित र और पार्श्विक ल होगा। अनुस्वार जो है वो म है। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है य। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, और मेरी कोशिश है कि प्रश्न को हल करते समय उसकी व्याख्या को भी ध्यान में रखें, ताकि इन्हीं व्याख्याओं में से कुछ और प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देसिल बाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें विद्यापति ने इस पंक्ति को कहा कि देसिल बाना सब जन मिठा। मैथिली भाषा के संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो विद्यापति है। विद्यापति जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, कई बार इनको संक्रमण काल का कवि भी कहा जाता है। और इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही फेमस कथन कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और आगे की पंक्ति है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाकी विद्यापति, पदावली, इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव की उपाधि इनको दी गई है। ये मैथिली में, अपभ्रंश में और संस्कृत में, तीनों में रचनाएं करते थे। और इनका जो समय है ये 14वीं शताब्दी के आसपास का है, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ऑप्शन दिया ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली, डी अवधी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आ रही है, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। पश्चिमी हिंदी में आती है मशहूर जो बोलियां हैं, उनमें खड़ी बोली का नाम आता है, ब्रज भाषा का नाम आता है। इनको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप में याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आदिकाल की भक्ति काल की जो प्रमुख भाषा रही है ब्रज भाषा, और आधुनिक काल की जो प्रमुख भाषा है खड़ी बोली, ये दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। बाकी जो ऑप्शंस में दिया गया है, मगही जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, मैथिली भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 8, आसक्त का विलोम है। आप देख रहे हैं ये दूसरा प्रश्न ऐसा भी है जो विलोम से आ रहा है। तो ऑप्शन है ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी सशक्ति, डी विभक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? अब ये नामकरण से संबंधित प्रश्न आ गया। ए दिया ऑप्शन रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विश्वनाथ मिश्र, सी मिश्र बंधु, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 बंधुओं का नाम आता है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, जिसको कि GSS से आप याद कर सकते हैं। इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। बाकी जितने भी नाम दिए गए इसमें इन्होंने भी रीतिकाल का नामकरण किया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इन लोगों ने क्या कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा इसको कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ऑप्शन दिया ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन्हीं हथियारों से। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो झूठा सच होगा। ये देश विभाजन की त्रासदी पर वर्णित है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गबन जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसमें कि जालपा और रमानाथ की कहानी है, और इसमें आभूषण प्रियता के सवाल को उठाया गया है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झूठा सच, जो कि यशपाल कृत उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11,
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, डी काका साहब कालेलकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर खेर। कई बार जब आप किताब पढ़ते होंगे तो इसमें लिखा रहता होगा बीजी खेर, तो अब बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस दिया है, ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी वक्ता, डी वाचाल। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाचाल। आप कई बार अपने व्यवहारिक स्तर पर भी लोगों से बातचीत करते हुए कहते होंगे कि जो ज़्यादा बोलता है वो बहुत ही वाचाल होता है, ठीक है। और जो मितभाषी होता है वो बहुत कम बोलने वाला होता है, जस्ट इसका उल्टा है। मृदुभाषी जो बहुत ही मीठा बोलता है, और वक्ता जैसे कहीं पे किसी को स्पीच देना है तो उसको वक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। ए जनमेजय का नागयज्ञ, बी अंधायुग, सी आधे अधूरे, डी तमस। तो ये ऑप्शन दिया है। तो पहला जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का है, जो कि 1926 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा जो नाटक है धर्मवीर भारती का, जो 1954 में लिखा गया था। आधे अधूरे, इस प्रश्न का जो जवाब है वो है आधे अधूरे में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को उठाया गया है। इसमें सावित्री और महेंद्र नाथ की कहानी है, कथा है, एक तरीके से उनके जीवन को इस नाटक का विषय बनाया गया है। और सावित्री एक संपूर्ण पुरुष की खोज में कई पुरुषों के संपर्क में आती है और इस निर्णय पर पहुंचती है कि सारे पुरुष एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश का नाटक है। इसके अलावा मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस नाम से भी नाटक लिखे हैं, और उनका नाटक के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान रहा है। आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शंस में जनमेजय का नागयज्ञ ये नाटक है, अंधायुग जो है गीति नाट्य है, आधे अधूरे तो नाटक है ही, तमस जो दिया है ये नाटक नहीं है बल्कि क्या है, उपन्यास है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, रंगभूमि। एक बार हम इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रख लेते हैं। गोदान जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था और एक कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। होरी धनिया इसके प्रमुख पात्र हैं और मालती मेहता, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो प्रमुख रूप से मैं नाम ले रहा हूँ। कर्मभूमि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी में। रंगभूमि जो 1925 में प्रकाशित हुआ था, और कायाकल्प जो है वो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रेमचंद के सारे उपन्यास हैं, और जो सूरदास है वो रंगभूमि का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 15, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ए तूतिए हिंद, बी तोता ए हिंद, सी सितारे हिंद, डी सर हिंद। तो आप ऑप्शंस देख रहे हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कि खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ये भी आदिकाल के कवि के रूप में आते हैं। लोकोक्तियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने खालिक बारी नाम से एक फारसी शब्दकोश लिखा था, और अमीर खुसरो को संगीत का भी जनक माना जाता है, खासतौर से सितार वादन के क्षेत्र में भी इनका नाम लिया जाता है। तो काफ़ी बहुआयामी व्यक्तित्व के थे अमीर खुसरो, और ये 13वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कुल 7 शासकों को अपने जीवन में देखा, मतलब कि 7 शासकों के समकालीन रहे हैं, तो इनको उपाधि दी गई। और एक चीज़ और है, इनके बचपन का नाम था अबुल हसन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। इसके बीच में डैश होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, ए तूतिए हिंद, मतलब कि भारत का तोता या मैना, इसका जो हिंदी अनुवाद होगा ये। और ऑप्शंस दिया हुआ है सितारे हिंद। तो आप लोग कमेंट्स कर बताइए कि सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई है। ये भी बहुत ही फेमस व्यक्तित्व का नाम है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तूतिए हिंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन दिया ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन देख रहे हैं उपाधि है, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिली शरण गुप्त। तो एक तरीके से ये जो पंक्ति है ये आधुनिक काल की जो कविता है वहाँ से ली गई है और इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा है धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ये सवाल पूछा गया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास जो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है, सन 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी विनोबा भावे। तो इसका जो सही जवाब है ये है महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अब कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ था। श्रद्धा, ईड़ा, मनु ये तीनों इस कामायनी महाकाव्य के पात्र हैं। कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में है। तो इन खासतौर से श्रद्धा के नाम पर भी सर्ग का नाम है और ईड़ा के नाम पर भी सर्ग का नाम है। तो किसका प्रतीक है यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस दिया गया ए तन का, बी मन का, सी हृदय का, डी बुद्धि का। तो इसका जो सही उत्तर है सी है हृदय का। खासतौर से परीक्षाओं में मनु, श्रद्धा, ईड़ा से संबंधित इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अन्य दो पात्रों के बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। मन का प्रतीक जो है वो है मनु और बुद्धि का प्रतीक जो है ईड़ा है। तो कई बार सवाल हो सकता है कि इन दोनों से भी पूछे जाएं, तो ध्यान में रखिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा नामवर सिंह द्वारा लिखी गई आलोचना है। इसका जो सही जवाब होगा वो आलोचना, सन 1982 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए सही होगा आलोचना। बाकी ऑप्शन खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध दिया गया है, ये नहीं सही है। सही जवाब है आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज में लोक एवं शास्त्र की चर्चा की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। ऑप्शन ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। तो मतलब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसको बोला जाता है अन्य मनस्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचवटी शब्द में कौन समास है? अब समास से सवाल आ गया इसमें। और पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष समास। तो 4 समासों का नाम दिया गया है। तो पंचवटी का जो सही जवाब है वो द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास का जो लक्षण है कि जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर पंचवटी 5 वटियों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए द्विगु समास होगा। अब अन्य समासों के लक्षण पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसमें कि कर्मधारय समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। कई बार पहला पद विशेषण हो जाता है, दूसरा पद विशेष्य हो जाता है। तो ये कर्मधारय है, जैसे कि पीताम्बर, नीलांबर, नीलगाय, इस टाइप से जो उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें कि प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। और इसको पहचानने के लिए मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादातर उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि यथाशक्ति हो गया या प्रतिदिन हो गया, ये सब। डी तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो ये कुछ लक्षण थे। बाकी मैंने समास पर कुछ वीडियोज लेक्चर तैयार किए थे, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधाकृष्ण दास। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्रीधर पाठक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जब मैंने अलंकार पढ़ाया था तो उसमें सभी अलंकारों के लक्षण को बताते हुए उदाहरण भी दिया था। अब उसमें एक लक्षण मैंने बताया था कि जिस अलंकार में बिनु शब्द आए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है। लेकिन इस ऑप्शंस में तो विभावना कहीं दिया नहीं है। ये श्लेष हो नहीं सकता, रूपक हो नहीं सकता, वक्रोक्ति भी नहीं हो सकता।
तो अभी तक इन ऑप्शंस के आधार पर असंगति अलंकार होगा, लेकिन सही जो इसका जवाब है वो है विभावना अलंकार। चाहे तो कोई इस प्रश्न को कैंसिल भी करा सकता है, ठीक है। तो इसमें विभावना अलंकार होना चाहिए क्योंकि बिनु शब्द आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। अब देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर ए सार्वभौमिक, बी सार्वकालिक, सी सार्वदेशिक, डी सर्वज्ञ। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। इसका जो सही जवाब होगा ए होगा, ठीक है। बाकी जो हमेशा हर काल में मौजूद हो सार्वकालिक, जो हर देश में मौजूद है सार्वदेशिक, जो सब कुछ जानता हो वो है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द यहाँ पर पूछ दिया, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत ही है। ऑप्शंस दिया है, ए इंद्रियों की पहुँच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो अतीन्द्रिय का अर्थ तो ये हो गया, कई बार परीक्षा में आप जाते हैं तो जितेंद्रिय शब्द आता है, मतलब जिसने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया हो, और ये क्या है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है। तो ऑप्शन दिया है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी भागीरथ मिश्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आप देख रहे हैं इस रचना का बहुत बड़ा नाम है, ये रचना सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई है, नाट्य कृति है। ऑप्शंस में पूछा गया कि किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए सही होगा, और बाकी ऑप्शंस बी राम कुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी दिया हुआ है भगवती चरण वर्मा। तो एक चीज़ कन्फ्यूजन करने के लिए वर्मा को सबको जोड़ दिया है इसमें, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका जो सही जवाब है ए है, सुरेंद्र वर्मा, इनकी नाट्य कृति है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1975 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की नाट्य कृति का, इसमें नारीत्व के सार्थकता की बात कही गई है, तो ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। अब दुखम सुखम जो उपन्यास है इसकी लेखिका के नाम को पूछ रहा है, तो ए चित्रा मुदगल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया, डी नाशिरा शर्मा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी है, ममता कालिया के उपन्यास का नाम है दुखम सुखम। क्वेश्चन नंबर 29, कुटिल का विलोम है। ऑप्शन ए जटिल, बी रूढ़, सी रिजु, डी वक्र। तो कुटिल का जो विलोम है वह है रिजु, ठीक। आप जब विलोम की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, जो सामान्य हिंदी हरदेव बहारी की है। रिजु माने होता है सीधा, और कुटिल मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो। तो कई बार लोग जल्दी में इसका आंसर जटिल भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही जो आंसर है वो है रिजु। इसको याद करके ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य भक्ति काल से संबंधित दर्शनों की बात की गई है, जिसमें कि ऑप्शंस भी दिया गया है, ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैतवाद, ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने दिया था सी विशिष्टाद्वैतवाद। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, इसका अद्वैतवाद का शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का बल्भाचार्य, या कई जगह विष्णु स्वामी का नाम भी आता है, ठीक है। डी द्वैतवाद का मध्वाचार्य। तो इन लोगों का भी आप याद रखिए, कई बार सवाल इनसे भी पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 31, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है ए अमरत्व, बी मृत्युंजय, सी अभयदान, डी अभय मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय जो सामान्य हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ में बदलाव कर देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। तो इसका जो सही आंसर है
कि प्रत्यय रहित, मतलब कि जो इस विकल्प में प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, तो सही आंसर जो है वो अनुवाद है। ठीक है, इसमें उपसर्ग लगा है अनु और वाद, बाकी में क्या है प्रत्यय है। इसमें इक प्रत्यय लगा है, इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि जो कि आदिकाल की रचना है, इसके रचयिता का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन दिया ए दामोदर पंडित, बी कवि आशुग, सी रोडा कवि, डी मेरुतंग। तो इसका जो सही जवाब है मेरुतुंग। बाकी दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कवि आशुग, चंदन बालारास और रोडा कवि भी आदिकाल से हैं। ठीक है, जटमल कृत इनकी रचना रोडा कवि। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेरुतुंग। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। अब ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया ए धौलपुर, बी सरगुजा, सी मथुरा, डी आगरा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। सरगुजा जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है बल्कि सरगुजिया नाम से उधर बोली चलती है। बाकी धौलपुर, मथुरा और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिए कि जो ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और ब्रज भाषा भक्तिकाल और रीतिकाल की प्रमुख भाषा रही है। कवियों ने इसका खूब प्रयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, आदिकाल को बीजवपन काल किसने दिया। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है। तो इसमें ऑप्शंस में दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आदिकाल के नामकरण को लेकर तो काफ़ी विवाद रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था, लेकिन इस ऑप्शंस में और भी लोगों ने इसका नामकरण किया है, जिसमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया था, आचार्य भगीरथ मिश्र इसको कोई नाम नहीं दिए थे। तो अभी इन्हीं तीनों का आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 36, आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द ऑप्शन दिया ए नम, बी शुष्क, सी गीला, डी लचीला। तो आप देख रहे हैं आर्द्र माने खुद होता है, नम होता है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं नम, गीला, तो विलोम पूछ रहा है इसमें, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा शुष्क। शुष्क मतलब जो सूखा हो। ठीक है, लेकिन कई बार जो विलोम होते हैं, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होता है, देशज का देशज होता है। जैसा शब्द होता है उसी तरीके से उसके विलोम भी होते हैं, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, परुष शब्द का विलोम है। आप देख रहे हैं कि विलोम बहुत पूछा गया था इस परीक्षा में और पूछा जाता है, तो आपको सामान्य हिंदी व्याकरण को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई, उसको आप ज़रूर देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके उसका। परुष शब्द का विलोम है। परुष माने होता है कठोर। ठीक है, अक्सर ये शब्द हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं प्रयुक्त होते हैं, केवल व्याकरण में ही है, तो हमको क्या करना है, याद करना है इसको। परुष माने होता है कठोर, इसका विलोम क्या होगा। जब कठोर मैं बोल दिया तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका जो विलोम होगा वो कोमल होगा, जबकि ऑप्शंस में खुद कठोर भी दिया है, सरल दिया है और पौरुष दिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, वो कोमल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, तदीय समाज से किसका संबंध था। अभी पिछले लेक्चर में मैंने जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, सभाएं थी, उनके संस्थापकों के बारे में चर्चा किया था, तो तदीय समाज इसमें छूट गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के तौर पर आ गया है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया ए केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा कविता वर्धनी समाज और पैनी रीडिंग क्लब नाम से भी उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। कई बार आप किताबों में देखेंगे जो तदीय समाज लिखा है इसको त्वदीय समाज भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 39, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या है। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अमानक, बी अपरिग्रह, सी अपरिमेय, डी अतुल्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, अपरिमेय जिसको मापा न जा सके, परिमेय जिसको मापा जा सके। ये अमानक शब्द गलत है, अपरिग्रह भी इसके लिए नहीं है, अतुल्य मतलब जिससे तुलना ही नहीं की जा सके, तो ये सारे शब्द केवल विकल्प बनाने के लिए हैं, बाकी इसका जो सही आंसर है वो सी है।
क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ठीक, तो ये राजभाषा राष्ट्रभाषा संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए 343, बी 344, सी 345, डी 346। जब हम डीएसएसबी की परीक्षा पेपर को हल कर रहे थे, प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, तो उसमें भी इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। इसका जो सही जवाब है 343। 343 में भी 3 चीज़ों की चर्चा की गई है। पहला तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, दूसरा लिपि देवनागरी होगी, तीसरा जो अंक होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। तो जब भी इन तीनों से सवाल पूछा जाए और अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? ऑप्शन दिया ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज, डी प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ठीक, तो ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 42, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन दिया ए रघुवीर साय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही जवाब है दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 43, गोकुलनाथ की रचना का नाम है? गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तमाल, सी छिताई वार्ता, डी गोसाई चरित। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। भक्तमाल नाभादास ने लिखा, छिताई वार्ता नारायण दास ने, गोसाई चरित को कमेंट्स कर आप बताएं कि किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 44, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। तो अभिनव जयदेव नाम से जो उपाधि दी गई है वो है विद्यापति। इसका सही जवाब होगा विद्यापति। इसके अलावा विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन में दिया ए जिनदत्त सूरी, बी जिन धर्म सूरी, सी शालीभद्र सूरी, डी धनपाल। ये आदिकाल की रचना है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिनदत्त सूरी। अब देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन सही जवाब इसका क्या है? जिनदत्त सूरी है। ठीक है, तो आज हमने कुल 45 प्रश्नों को हल किया यूपी टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस के तौर पर, और ये प्रश्न पत्र ओरिजिनल प्रश्न पत्र था। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी उपयोगी लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, और इसका जो बाकी अंश है हम उसको अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।